हेलो दोस्तों, आपका स्टैंडर्ड स्टडी में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओडी का महत्वपूर्ण लेक्चर है। अगर देखा जाए यूनिवर्सिटी एग्जाम के पर्पज़ के अकॉर्डिंग और या फिर हमारे कंपटीशन एग्जाम पर्पज़ के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन कंपटीशन में इसके सीधे क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इसका यूज करके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर मैं बात करूँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भाई इसके क्वेश्चन तो भाई पूछे ही जाने हैं। इसमें कोई मतलब शक ही नहीं कर सकता कि कोई के क्वेश्चन ना पूछे जाएं, ठीक है। क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे, एक या दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन तो आपके यहाँ आने ही आने हैं। अब बात करते हैं गेट है या एसएससी नेट या अदर एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसमें हर मैथमेटिक्स में ये सिलेबस में आता है, उसमें तो हम आपसे बोलेंगे कि अगर नॉर्मल एग्जाम है, नॉर्मल फेज का एग्जाम हो रहा है तो पूछा जाएगा एक दो क्वेश्चन। अगर आप वो एसएससी नेट और गेट की बात करोगे तो इससे क्वेश्चन क्या होता है ना कि इसका यूज करके जो क्वेश्चन बनते हैं वो पूछा जाता है और कभी कभी इसको भी सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। हालांकि इससे क्वेश्चन वैसे क्योंकि इजी हो जाते हैं ना फिर बच्चों के लिए, तो ये इससे कम पूछा जाता है, ठीक है। और लेकिन हाँ कॉम्पिटिटिव में, लेकिन यूनिवर्सिटी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसका यूज लेकिन बहुत है। तो अगर ये नहीं आएगा तो आप आगे प्रॉब्लम में आओगे, इसलिए इसको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। और इसमें क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इसमें जो डिग्री होगा तो वन ही होगा कि ताकि ये लीनियर होना चाहिए और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यहाँ पे जो कोफिशिएंट लेने वाले हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सॉल्व करेंगे हम, इन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट कोफिशिएंट चलने वाला है, कोई वेरिएबल कोफिशिएंट रहने वाला नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है आपका। तो जो मेरा जनरल यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, वो एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि वो क्या होगा हमारे पास वो हो जाएगा डी की पावर एन वाई अपॉन, ठीक है, डी एक्स की पावर एन प्लस यहाँ पे होगा ए वन डी पावर एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस टू प्लस ए थ्री डी पावर एन माइनस थ्री वाई अपॉन डी एक्स पावर एन माइनस थ्री प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एन और वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा क्यू। चलिए समझते हैं। तो हेयर यहाँ पे जो आपका ए वन ए टू ए थ्री है, ए वन है, ए टू है, ए थ्री है एंड सो ऑन, ए एन हमने यूज किया है, ठीक है। ये एक्चुअली में है क्या, ये हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर हमारे पास ये हो सकते हैं, ठीक है। और ये सभी सभी क्या हैं, कोई रियल नंबर होने का मतलब क्या हुआ, ऑल कांस्टेंट हैं, आर ऑल कांस्टेंट। इनमें से कोई एक भी नहीं ऐसा नहीं जो वेरिएबल हो। ये बात सबको समझ में आ गया। इसका मतलब, और जो क्यों हमारा है, क्यों वो हमारा है फंक्शन ऑफ एक्स, वो क्या है, क्यों हमारा फंक्शन ऑफ एक्स है। सबको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ओके डन। तो जैसे हमने देखा फंक्शन ऑफ एक्स है, तो मैं क्या समझ रहा हूँ कि जो मेरे पास डी वाई अपॉन डी एक्स है, एक्चुअली में डी बाई डी एक्स को मैं एक नोटेशन दे रहा हूँ, उसको डी ऑपरेटर नाम दे रहा हूँ। इसको क्या नाम दे रहा हूँ, डी ऑपरेटर नाम दे रहा हूँ। और इसको मैं डी ऑपरेटर से डिनोट करूँगा। तो दैट इज कॉल्ड, अगर मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, दैट इज मैं इसको लिख सकता हूँ डी की पावर एन, ठीक है, और प्लस डी की पावर एन वाई प्लस यहाँ हो जाएगा ए वन डी की पावर एन माइनस वन वाई प्लस यहाँ पे हो जाएगा ए टू डी की पावर एन माइनस टू वाई और प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका ए थ्री डी की पावर एन माइनस थ्री वाई और प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे हो जाएगा आपका ए एन वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं इसमें कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसमें y ले लूँ कॉमन, तो मेरे पास बन जाएगा क्या, डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन, ठीक है, प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, यहाँ पे बन जाएगा ए एन और इनटू में क्या है y इक्वल टू क्या है मेरे पास, क्यू। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। और इसमें कॉफिशिएंट कैसे हो गए, तो यहाँ पे जो कॉफिशिएंट है वो कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, ठीक है। तो इसको जनरल फॉर्म बोलेंगे। तो इसको सॉल्व करने में जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन आएंगे जो सोल्यूशन करेंगे हम, ठीक है, आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ। तो जो हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट के साथ आएगा उसमें हम लोग जब सोल्यूशन निकालेंगे, जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, तो जनरल सोल्यूशन जो आएगा वो दो पार्ट में आएगा। एक तो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, एक होगा प्लस इसको होगा एक पर्टिकुलर इंटीग्रल, और दो सोल्यूशन निकालेंगे तो तब हमारा जनरल सोल्यूशन निकल के आएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं,
जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होते हैं उनको अगर कांस्टेंट के साथ रख दिया जाए तो उसको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। और पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, जिसमें हमारा कोई कोएफिशिएंट जिसमें हमारा कोई कांस्टेंट एलिमेंट ना हो, फ्री हो, कांस्टेंट फ्री हो, तो वो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और दोनों का अगर हम सम कर देते हैं तो हमारा जीएस आ जाता है। अगर हमारा क्यों अगर जीरो हो जाता है, अगर मेरा क्यों हमारा जीरो हो जाता है, ठीक है, तो उसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी हमारा क्या आ जाता है, जीरो ही आता है। जब तक क्यों हमारा नॉन जीरो नहीं होगा तब तक पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालेंगे हम, ठीक है। जब हमारा क्यों जीरो हो जाएगा तो मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा, क्यों नॉन जीरो होगा तब हम कहीं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो सी एफ निकालने के कुछ मेथड हैं, कुछ प्रोसीजर हैं, उनको हम समझते हैं कि सी एफ हमारा कैसे कैसे आएगा और क्या क्या केस बनते हैं सी एफ के लिए, है ना। तो जैसे हम समझते हैं कि हमारे पास जो भी दिया गया था वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो हमने सी एफ के लिए एक बात समझ लिया। तो सी एफ के लिए हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, केस फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट बोल सकते हो, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में देखो हमें काम क्या करना पड़ेगा उसको समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, पहला काम है जो लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म था उससे हमें क्या बना लेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। एक्सिलरी इक्वेशन बनाने का एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है कि जहाँ डी लिखा है वहाँ पे आप एम लिख दो, और डी जहाँ है वहाँ एम लिख दो, और जो हमारा एफ डी हो गया तो उसको एफ एम लिख के हम क्या कर देंगे, इक्वल जीरो कर देंगे। दैट इज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि हमारे पास क्या था, हमारे पास था डी की पावर एन था प्लस ए वन था, डी की पावर एन माइनस वन था प्लस ए टू था, डी की पावर एन माइनस टू था प्लस एंड सो ऑन ए एन वाई, ऐसे था, ए एन था, ठीक है। तो ये था, जहाँ डी वहाँ एफ वाई कर दो, एम कर दो, एम करने के बाद उसको इक्वल टू जीरो। तो जहाँ जहाँ डी है, जैसे डी है, ये डी है और ये डी है, तो इसकी जगह पे मैं क्या कर दूंगा, एम कर दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल टू किसके कर देंगे, एफ एम बराबर जीरो कर देंगे। यानी कि अगर मैं प्रीवियस बात करूँ तो एक्चुअली में ये जो पोर्शन लिखा हुआ है इसको मैं एफ डी बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको एफ डी बोल रहा हूँ। और इनटू में क्या हो गया मेरे पास, वाई हो गया, इसको टू क्या हमारे पास क्यों हो गया। बस समझ आ रही है। तो मैं एफ डी पर चर्चा कर रहा हूँ अभी। तो मैंने बोला कि जहाँ डी है वहाँ क्या रख दो, एम रख दो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एफ एम बराबर क्या हो जाएगा, जीरो कर दीजिए। इतना करोगे तो ये हमारा फॉर्म बनेगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये एक क्या है, ये एक इक्वेशन है, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एम के रूट्स आएंगे, यहाँ क्या आएंगे, एम के रूट्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व बाय सॉल्विंग फाइंड रूट्स ऑफ एम। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एम के रूट्स निकाल लेंगे। जैसे एम के रूट्स आ जाएंगे, ठीक है, तो उसमें केस एराइज कर लेते हैं। केस फर्स्ट, जो एम के रूट्स आए हैं अगर ऑल डिफरेंट होते हैं, रियल एंड डिफरेंट, ऑल रूट्स रियल हो एंड डिफरेंट हो, रियल हो एंड डिफरेंट हो, तो क्या कहानी बनेगी। तो हमने बोला ऑल रूट्स रियल एंड डिफरेंट हो। अगर रियल एंड डिफरेंट होने का मतलब हुआ, दैट इज मैंने आपसे ये कह दिया कि जो m इक्वल टू हो हमारे पास, ये तो a1 हो, ये तो a2, a1 a2 पहले ले चुका हूँ। तो रियल एंड डिफरेंट में मैं ऐसा ले रहा हूँ कि यहाँ पे ले रहा हूँ b1 b2 b3 b4 एंड सो ऑन bn, इस तरह से सारे डिफरेंट हो। तो हमने बोला रियल हो और डिफरेंट हो। अगर रियल और डिफरेंट होता है तो इसको जो सी एफ बनेगा, अभी हम सी एफ निकालने का काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हमने पहले बोला पी आई निकालने का अलग मेथड है और सी एफ निकालने का अलग मेथड है। अभी हम एक केस लेकर चल रहे हैं, और पहला केस हमारा है जिसमें क्यू इक्वल टू जीरो होगा, जिसमें पी आई हमारा जीरो होगा। उसमें हमने सी एफ खाली निकालना होगा, तो सी एफ निकालने का मेथड सीख रहे हैं। इसमें क्यू इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो उसमें पी आई निकालेंगे। तो सी एफ तो सेम ही रहने वाला है, तो सी एफ तो यही रहेगा, ठीक है। बस पी आई के अलग अलग मेथड रहेंगे, तो उसको हम भाई मेथड आपको समझाते रहेंगे कि मेथड 1 फिर मेथड 2, इस मतलब फॉर्म वाइज आपको बताते रहेंगे, तो आपको क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो बने रहिए लास्ट तक, आपको मजा आने वाला है। तो जैसे हमने बोला सी एफ, तो सी एफ हमारा क्या बन जाएगा इसका, तो इसका सी एफ बन जाएगा हमारे पास कि इसका सी एफ बन जाएगा बेटा कि सी वन ई की पावर बी वन एक्स प्लस सी टू ई की पावर बी टू एक्स। याद रखना ये x जो है वो ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे x था इसलिए मैं x लिख रहा हूँ। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t होगा तो यहाँ t लिखा जाएगा, तो जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो लिखा जाएगा, ठीक है। और प्लस सी थ्री ई की पावर बी थ्री एक्स। और ये जो सोल्यूशन आ रहे हैं वो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होंगे, ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में लिखे जा रहे हैं। और C1 C2 C3 क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। बस समझ आ रही है, ठीक है। और उसके जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो ये बहुत अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा।
निश्चिंत रहिए, ठीक है। C3 e की पावर B3x हो जाएगा और प्लस एंड सो ऑन Cn e की पावर Bnx हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है अगर m मेरा रियल और डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए समझाने के लिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है, हमने कहा एक डिफरेंशियल इक्वेशन है d² प्लस 5d और प्लस 6 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 0। मान लो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो हमने पहले बोला एक्सिलरी इक्वेशन बना लो। एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है एक्चुअली में, fm इज इक्वल टू 0 हो जाता है। fm इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसका मतलब fm इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे, सॉरी इसमें जहाँ m रख देंगे तो हो जाएगा m² प्लस 5m और प्लस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके हम फैक्टराइज कर लेंगे, फैक्टराइज करेंगे मेरे पास क्या बन जाएगा, तो m+3 बन जाएगा और m+2 बन जाएगा, ठीक है, इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, m की डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। तो एक आ जाएगी -2 आ जाएगी, एक आ जाएगी -3 आ जाएगी। हमने क्या देखा, डिस्टिंक्ट वैल्यू मिल गई है और साथ ही साथ मुझे क्या मिल गया है, रियल मिल गया है। रियल और डिफरेंट वैल्यूज मिल गई है सभी, है ना। ये डिफरेंट ना बोल के डिस्टिंक्ट बोल सकते हो, डिस्टिंक्ट, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है। ऐसा हो गया, तो जैसे ही ऐसा हो जाता तो मेरा CF क्या निकल के आता है, मैंने बताया था CF मेरा क्या निकल के आएगा, तो CF मेरा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। CF इक्वल टू बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा बेटा, तो यहाँ से बन जाएगा C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे चाहिए जनरल सोल्यूशन, और जनरल सोल्यूशन y इक्वल टू क्या बनेगा, वो बनता है CF प्लस PI। अब PI यहाँ 0 क्योंकि Q मेरा 0, तो इसका मतलब CF प्लस 0 रहेगा, तो इसका मतलब CF ही लिखना है, तो वही जिसका जनरल सोल्यूशन बन जाएगा। तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू C1 e की पावर -2x प्लस C2 e की पावर -3x। ये इसका आंसर हो जाएगा। पहला कौन सा समझ में आएगा, पहला केस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा केस। केस नंबर 2। हम ऐसा मान लेते हैं कुछ क्षण के लिए कि यहाँ पे जो हमने m की वैल्यूज निकाली हैं, ठीक है, उनमें से कुछ वैल्यूज क्या आ जाती है, सेम आ जाती है। जैसे b1, ठीक है, 2 बार सेम आ गया, 3 बार सेम आ जाए कैसे होगा, फिर b2 आ गया, b3 आ गया, इस टाइप से, ठीक है। तो अगर 2 सेम आ गए तो क्या होगा उसको समझते हैं, फिर 3 सेम आ जाएंगे तो क्या होगा उसको समझते हैं। तो जैसे मान लो 2 सेम आ गए यहाँ पर, तो जो मेरा CF बनेगा वो क्या बनेगा उसको समझिए। तो CF मेरा बन जाएगा बेटा कि C1 और प्लस 2 सेम आया तो XC2 एक साथ लिखा जाएगा लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्म में, और e की पावर जो भी होगा b1 है तो लिखेंगे b1x, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस C3 से स्टार्ट करेंगे आगे, b2 है तो b2x लिख देंगे यहाँ पर, और प्लस एंड फोन लिख के चले जाएंगे। अगर मान लो तीनों सेम होते हैं, यहाँ पे मान लो यहाँ पे भी आपका b1 आ जाता, अगर तीनों सेम होता तो यहाँ पे तीनों सेम के लिए क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा भाई C1, है ना, यहाँ पे 3 सेम हो जाते हैं, ठीक है, बात समझ में। यहाँ तो 2 सेम थे, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं m इक्वल टू, हमारे पास बन जाता कि b1 b1 b1, ठीक है, 4 बार सेम कर लो, मान लो b1 और प्लस b2 और फिर b3 फिर b4 फिर एंड फोन चला जाता, तो मेरा CF क्या बनता अब समझिए। तो CF मेरा बन जाता C1 प्लस XC2, 2 खत्म, तीसरे के लिए प्लस x² C3, 3 खत्म, चौथे के लिए प्लस x³ C4, ठीक है, 4 खत्म हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जितने रूट्स होंगे उतने कांस्टेंट आ जाएंगे, ठीक है, हो गया। उसके बाद हो जाएगा e की पावर b1x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा C4 हो गया, C5, उसके बाद आ जाएगा e की पावर b2x हो जाएगा, और प्लस C6 e की पावर b3x हो जाएगा, एंड सो ऑन, प्लस एंड सो ऑन, इस तरीके से करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मैंने आपको ये कहा कि हमारे पास दिया जा रहा है कि d-1 का होल स्क्वायर एंड d-2 का होल स्क्वायर इंटू y इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन मान लो दिया गया है, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपसे इसका जनरल सोल्यूशन बताइए। तो सिंपली है इसका जनरल सोल्यूशन निकालना, तो मैं इसका जनरल सोल्यूशन निकालूंगा, कैसे निकालूंगा, जहाँ FM है वहाँ इक्वल टू क्या रख दूंगा, 0, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बोल देते हैं। तो पहले एक्सिलरी इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए FM इक्वल टू 0 कर देंगे, तो जैसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा m-1 का होल स्क्वायर, यहाँ बनेगा m-2 का होल स्क्वायर इंटू, सॉरी, इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ से क्या बनेगा बेटा, यहाँ से बन जाएगा m इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा 1,1 और m इक्वल टू यहाँ पे क्या है 2,2, तो कुल मिला के 1,1 और 2,2 4 रूट्स हो गए। समझ में आ गया होगा। तो CF मेरा क्या बनेगा अभी ये बताइए। तो CF मेरा बन जाएगा यहाँ से CF इक्वल टू C1 e की पावर x। अब क्योंकि सेम है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं कर दूंगा C1 प्लस एक्स C2, ठीक है, e की पावर x हो गया, ठीक है, और प्लस अब ये दोनों सेम है तो क्या बोलूँगा C3 प्लस एक्स C4, ठीक है, e की पावर कितना हो जाएगा, e की पावर 2x हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आ गया। अगला आ रहा है केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड में क्या होगा कि अगर रूट्स हमारे जो m की वैल्यू आ रही है इमेजिनरी रूट्स आ जाएं, कैसे रूट जाएं, इमेजिनरी रूट्स आ जाएं, इमेजिनरी रूट्स। अगर इमेजिनरी रूट्स आ जाते हैं तो कहानी क्या बनने वाली उसको समझिए। इमेजिनरी रूट्स का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के रूप में आएगा, जो हमारे रूट्स आएगा। m मेरा इस रूप में आया, m अगर मेरा इस रूप में आ रहा है तो इसको लिखने के CF लिखने के दो तरीके हैं। आप CF लिख सकते हो, पहला तरीका कि C1, ठीक है, कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, और ब्रैकेट में यहाँ पे हो जाएगा e की पावर अल्फा एक्स। एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। एक तो ये तरीका हो सकता है कि आप ऐसा लिख दीजिए कि C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स और इंटू में e की पावर अल्फा एक्स हो जाएगा। और दूसरा तरीका यहाँ पे ये हो सकता है कि आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि CF इज इक्वल टू C1, ठीक है, e की पावर अल्फा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा कॉस, यहाँ पे बन जाएगा आपका बीटा एक्स और प्लस बन जाएगा आपका C2। तो दूसरा तरीका इस रूप में लिख दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कुछ, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस यहाँ पे मान लो 2 आ जाए और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए 0। तो सॉरी यहाँ पे बन जाए एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे मान लें डी स्क्वायर प्लस डी और प्लस 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाए y इक्वल टू क्या हो जाए 0 हो जाए। तो पहले हमें एक्सिलरी इक्वेशन निकालना है। अब एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या काम करते हैं हम लोग, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर देते हैं fm इक्वल टू 0 रख देते हैं। जैसे fm इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, तो बन जाएगा m स्क्वायर प्लस m और प्लस 2 इक्वल टू क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बन जाएगा आपका कि m माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये बनता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा कितना 7i आ जाएगा अपॉन यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। इसको लिखेंगे क्या m इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे -1/2 प्लस माइनस रूट 7/2 आयोटा, ये बन गया अल्फा, ये बन गया बीटा। तो आपको पता है कि CF हमारा क्या बनता है, तो CF हमारा लिख लेंगे हम लोग, ठीक है। CF हमारा क्या बन जाएगा, तो इसका CF बन जाएगा बेटा कि C1 दो फॉर्म में लिख सकते हो, लिखेंगे C1 कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास रूट 7, ठीक है, /2 इंटू एक्स प्लस C2 साइन रूट 7, ठीक है, /2 इंटू एक्स और ब्रैकेट में हमारे पास ब्रैकेट के बाहर हमारे पास क्या हो जाएगा इंटू में हो जाएगा हमारे अल्फा, अल्फा गुना मेरे पास 1/2 है इंटू में एक्स हो जाएगा। ये फॉर्म लिख सकते हो, या फिर आप इसका दूसरा फॉर्म लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, CF इक्वल टू उसको लिख सकते हैं C1 e की पावर -1/2 एक्स, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा कॉस और यहाँ से हो जाएगा आपका रूट 7/2, ये हो जाएगा एक्स प्लस C2, ये भी आप लिख सकते हो। और क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री पार्टिकुलर इंटीग्रल है नहीं, इसलिए ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वही हमारा बन जाएगा जनरल सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड, यही y बन जाएगा। इसका मतलब यही y बन जाएगा। इसमें पॉसिबिलिटीज आपके दो हैं लिखने की। समझ में आगे नहीं आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ें, केस नंबर 4। मान लीजिए आपका क्या हो रहा है कि इमेजिनरी रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, रिपीटेड इमेजिनरी
रूट्स। अगर रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो क्या कहानी होगी? रिपीटेड इमेजिनरी रूट्स का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस माइनस आयोटा जो बीटा है ये 2 टाइम आ गया, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा आ गया। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास जो सी एफ बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो ये एम की वैल्यू मान लो आ गया हमारे पास, तो सी एफ हमारे बन जाएगा C1 प्लस एक्स C2 कॉस बीटा एक्स प्लस C3 प्लस एक्स C4 साइन बीटा एक्स। ठीक है, और इसका हो गया, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे e की पावर अल्फा एक्स, ये बनेगा। पता समझ में आई नहीं आया? आ गया? तो बस ऐसे आपको कर देना है, एग्जाम्पल उसी में होल स्क्वायर कर दीजिए जो पीछे लिया था, आपका कहानी पूरा हो जाएगा। ठीक है, दोबारा आ जाएगा वो, तो सेट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, ओके डन। कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। ठीक है, और उसके बाद -2 dy अपॉन डी एक्स टू। ओके, +4 dy अपॉन डी एक्स। ओके, -8y इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ये कानपुर 2012 में क्वेश्चन ये पूछा गया है। ठीक है, अब अगर ऐसा हो गया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो पहले हम इसको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना चाहेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हम लोग क्या किया था, हमने कहा था एक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए एफ एम इक्वल टू क्या कर दीजिए, 0 कर दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास हो गया m क्यूब -2m। ठीक है, और प्लस हमारे पास आ गया 4m, और फिर माइनस हमारे पास यहाँ पे आ गया 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या इन दोनों कॉमन क्या है, एम स्क्वायर कॉमन है। एम स्क्वायर कॉमन बचेगा क्या बेटा, तो m-2 बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, क्या बचेगा, m-2 बचेगा इक्वल टू क्या मेरे पास 0। यहाँ पे क्या कॉमन है, इन दोनों में m-2 कॉमन है। m-2 कॉमन है, क्या बचेगा बेटा, m स्क्वायर प्लस 4 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल गया, m बराबर 2 निकल के आया, एक निकल के आएगा m बराबर +-2i निकल के आया। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा वैल्यू मान लो 0 है, तो यहाँ से हमारा सी एफ क्या बनेगा बताओ जरा। तो यहाँ सी एफ बन जाएगा बेटा आपका कि C1 e की पावर 2x और प्लस, ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ से C2 cos 2x प्लस C3 sin 2x। अल्फा की वैल्यू 0 है तो e की पावर 0x का मतलब क्या हुआ, 1, तो काम खत्म हो जाएगा, इतना ही लिखा जाएगा। ठीक है, और ये आपका सी एफ। अच्छा, क्योंकि जनरल सोल्यूशन हमने पहले बता दिया, अगर पी यहाँ पे क्यू मेरा 0 है तो उसका पी आई हमारा 0 हो जाएगा, इसका जनरल सोल्यूशन भी यही बन जाएगा। इसका मतलब ये जो हमारा है ये इसका क्या है, ये इसका जनरल सोल्यूशन है। तो इसी को हम बोल सकते हैं y इक्वल टू करके। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? इसी को हम y इक्वल टू करके बोल सकते हैं। कोई डाउट किसी को? तो ये इसका जनरल सोल्यूशन हो जाएगा। बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि मान लो d की पावर 4y अपॉन डी एक्स पावर 4, ठीक है, और प्लस m की पावर 4y इक्वल टू मान लो 0। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो पहले हम एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, एफ एम इक्वल टू 0 कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब यहाँ से d की पावर 4 और प्लस m की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, 0। जहाँ d वहाँ m लिख दो, तो m, अच्छा दोनों जगह m है तो इसको कैपिटल M लिख दो, कैपिटल M। कैपिटल M की पावर 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि m की पावर 4 प्लस m की पावर 4 और माइनस प्लस इसमें करो 2 m स्क्वायर, ठीक है, और -2 m स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो ये बात समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारे पास m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर का
होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे बनेगा 2m², ओके, इक्वल टू 0। तो इसको हम ए स्क्वायर में बी स्क्वायर बनाएंगे तो बन जाएगा m² प्लस m² माइनस √2m, ठीक है। एक बनेगा m² प्लस m² प्लस √2m इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, ओके। अब यहाँ पे हम m को सॉल्व करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाएंगे तो m बराबर क्या बनेगा, -b यानी कि √2m, ठीक है, प्लस माइनस √b² यानी कि 2m² माइनस 4ac मतलब 4m² अपॉन 2a अपॉन में, ठीक है, अपॉन 2a यानी अपॉन में 2। इसी प्रकार से इधर क्या बनेगा, m इक्वल टू -b यानी माइनस √2m, ठीक है, और प्लस माइनस √b² यानी कि 2m² माइनस 4m² और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद यहाँ से क्या बनेगा आपका, इसके बाद बनेगा m इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ से वो ध्यान देना है, √2m प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 4 में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, तो यानी कि आ जाएगा √2m, ये भी आ जाएगा, ठीक है, और अपॉन में सॉरी आई आ जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, 2 ऐसा आ गया। इसमें देखिए क्या आएगा, माइनस को √2m, ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा √2m आई आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2। हम डिवाइड करा लेंगे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, m इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, चलो मैं इसको ऊपर इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरा बन जाएगा m इक्वल टू m अपॉन √2, ठीक है, प्लस माइनस, और यहाँ बन जाएगा m i अपॉन √2, क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा, ठीक है, और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा माइनस m अपॉन √2 और प्लस माइनस, और यहाँ बन जाएगा m i अपॉन √2, ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अपना क्या बन जाएगा भाई, ये तो दोनों बन गए। अब अपना जो CF बनेगा वो क्या बनेगा, CF तो बन जाएगा C1, ठीक है, C1 cos C1 e की पावर अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है m अपॉन √2 इंटू एक्स कॉस बीटा यानी कि m अपॉन √2 इंटू एक्स और प्लस C2 होता है। ये बात सबको समझ आ गया होगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे आ जाएगा C3 e की पावर अल्फा, अल्फा वैल्यू में यहाँ पे माइनस m अपॉन √2, ठीक है, एक्स और इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कॉस, ठीक है, m अपॉन √2 एक्स और प्लस C4। सबको आसानी समझ में आ गई। और ये CF ही इसका बन जाएगा जनरल सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल तो 0 है, इसलिए यही हमारा क्या बन जाएगा, जनरल सोल्यूशन। आई होप आपको मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बता दिया है, एक एक दो दो करके, ठीक है। तो आप अपनी बुक उठाइए और जितने इसके क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि CF निकालना आपको आराम से आ गया होगा, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं आप लोग से एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे केस की मैं बात करूंगा एक साथ, ठीक है। उसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल उस वाले लेक्चर में कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।